गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद लास्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक डिस्कस किए थे? एक्चुअली पिछले 2-3 दिनों से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण से हम लोग का रिकॉर्डिंग और लाइव सेशन जो था वो दोनों एक साथ नहीं चल पा रहा था। कुछ एरर आ गए थे और एरर के कारण आवाज़ सही तरीका से नहीं जा पा रहा था, इसलिए हम लोग अपना क्लास नहीं सही तरीके से कंडक्ट कर पा रहे थे। तो जहाँ तक मुझे ध्यान है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इकोनॉमिक इम्पैक्ट और इकोनॉमिक इम्पैक्ट के बाद प्रशासनिक इम्पैक्ट को डिस्कस किया था। ब्रिटिश दौर में प्रशासन का किस प्रकार से डेवलपमेंट होता है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मिलिट्री आर्मी एडमिनिस्ट्रेशन, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, किस प्रकार से ये सब भारत में डेवलप हुआ। अब हम ब्रिटिश सरकार का जो सोशल इंटरवेंशन है, समाज में जो उसने हस्तक्षेप करने की शुरुआत की और समाज में जो हस्तक्षेप करने की शुरुआत की उसके बाद भारतीय प्रतिक्रिया क्या आई, इसको हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज समाज में जो पहला हस्तक्षेप हुआ वो शिक्षा के द्वारा हस्तक्षेप करने की शुरुआत हुई और कुछ सोशल समस्याओं को, कुछ सामाजिक समस्याएं थी जिसके प्रति ब्रिटिश जो गवर्नर थे वो थोड़ा सचेत हुए, उसके प्रति थोड़ा संवेदनशील हुए और कुछ सामाजिक प्रथाओं को रोकने की कोशिश की गई। तो प्रारंभिक समय में अगर आप देखेंगे तो प्रारंभिक समय में इसी प्रकार से उनका सोशल इंटरवेंशन बढ़ता है और समाज में ब्रिटिश सरकार का जो हस्तक्षेप बढ़ता है वो एक तो कि कुछ सामाजिक प्रथाओं को रोक लगाने के क्रम में और दूसरा शिक्षा के द्वारा। तो हम लोग आज इस क्रम में वेस्टर्न एजुकेशन के डेवलपमेंट को, वेस्टर्न एजुकेशन ने किस प्रकार से भारतीय समाज में हस्तक्षेप किया, शिक्षा किस प्रकार से, वेस्टर्न एजुकेशन किस प्रकार से बढ़ती है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कुछ सामाजिक प्रथाओं पर ब्रिटिश सरकार का क्या रुख रहा, उसने किस प्रकार से उसको टैकल किया, इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर हम देखेंगे वेस्टर्न इंटरवेंशन भारतीय समाज में, तो अगर हम उस समय के भारतीय समाज की बात करें तो उस भारतीय समाज में बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त थी, बहुत सारी कुरीतियों से भरा पड़ा था हमारा सोसाइटी। और हमारे सोसाइटी में जो सबसे बड़ी कुरीति थी वो एक बहुत बड़ा विभाजन था, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, इस तरह से हमारा समाज पूरी तरह से विभाजित था। इसके बाद प्रत्येक धर्म में कुछ न कुछ कुप्रथाएं प्रचलित रही थी, चाहे वो कुप्रथाएं कुछ सामाजिक समस्याओं के कारण आया हो, चाहे वो कुप्रथाएं उत्तराधिकार की समस्या के कारण आया हो। लेकिन प्रत्येक समाज, जैसे अगर देखेंगे तो बाल हत्या की समस्या थी, बच्चों को मार दिया जाता था, खासकर लड़कियों को। दूसरी प्रमुख समस्या सती प्रथा की थी, जहाँ पर जहाँ जहाँ दायभाग सिस्टम लागू था वहाँ पर देखेंगे कि महिलाओं को उत्तराधिकार हासिल हो जाता था, तो उस उत्तराधिकार को रोकने के लिए महिलाओं को जो विडोज होती थी उनको उनके पति के साथ जला दिया जाता था। तीसरी एक दास प्रथा यहाँ पर प्रचलन में थी, दासों की खरीद फरोख्त होती थी, मनुष्य का व्यापार किया जाता था। तो इस तरह की कुछ सामाजिक कुरीतियां भारत में प्रचलन में थी। और ऐसी बात नहीं है कि ये केवल भारत में प्रचलन में थी या ब्रिटिश सरकार जो है वो कोई बहुत बड़ा संवेदनशील सरकार थी, चूंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी भी पहले इस धंधे में लीन हुआ करते थे। अगर आप दास व्यापार की क्रूरताओं को देखना चाहेंगे तो कभी एक एमिस्टेड नाम की स्टीवन स्पीलबर्ग की मूवी है, कभी आप उसको देखेंगे तो पता चलेगा कि हाँ, दास व्यापार कितना क्रूर था और यूरोपियन लोग कितनी क्रूरता से दास व्यापार में इन्वॉल्व थे। वो वास्तविक घटना पर बनी हुई एक बेहतरीन मूवी है स्टीवन स्पीलबर्ग की, एमिस्टेड, AMISTAD।
यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे वहां मिल जाएगा, नहीं तो किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल होगा, कभी उसको देखिएगा तब पता चलेगा कि दास व्यापार की क्या क्रूरता होती थी। खैर, तो अब आता है कि जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अपना शासन स्थापित करती है तो उसके जो भी गवर्नर आते हैं उन गवर्नरों का प्रमुख जो लक्ष्य था वो लोग यहाँ पर शासन करना चाह रहे थे। शासन करने के लिए एक प्रशासनिक ढांचा उन लोगों ने डेवलप किया, जिसकी हम लोगों ने लास्ट क्लास में चर्चा की। व्यापार के क्रम में व्यापारिक ढांचा उन लोगों ने डेवलप किया, जिसकी हम लोग पहले से ही चर्चा कर चुके हैं। उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इसकी हम लोग पहले से चर्चा कर चुके हैं। अब उनके पास मूल चिंता थी कि कानून व्यवस्था किस प्रकार से चले। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जो भी फौजदारी कानून था या दीवानी कानून था वहां पर उसकी सहायता करने के लिए ब्राह्मण या ब्राह्मण वर्ग से जो लोग होते थे वो हिंदू कानून की व्याख्या करते थे और मुस्लिम कानून की व्याख्या उलेमा वर्ग किया करता था। जो काजी होते थे उनके द्वारा सहायता दिया जा रहा था। इसके साथ साथ पारिवारिक विवाद, भारतीय समाज की जो आपराधिक प्रवृत्ति थी, फिर सामाजिक स्तर, सामाजिक सूचना, इन सब चीजों को जानने के लिए वो लोग चूंकि जिसके ऊपर वो शासन कर रहे हैं उसके प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था को समझने के लिए वो लोग प्रयास करते हुए दिखते हैं। तो पहला प्रयास वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा ही किया जाता है और वारेन हेस्टिंग्स किसी प्रकार के हस्तक्षेप की बनिस्बत उसका जो थॉट था, उसका जो सोच था, उस सोच को प्राच्यवादी सोच, ओरिएंटल अप्रोच माना जाता है। ये लोग ओरिएंटलिस्ट थे। ओरिएंटलिस्ट थे मीन्स कि ये भारतीय समाज को समझने की कोशिश कर रहे थे। भारतीय समाज की जो भी महत्वपूर्ण चीजें थी उससे वेस्टर्न को, पाश्चात्य को परिचित कराने की कोशिश कर रहे थे। इस दौर में इनके द्वारा जो प्रमुख प्रयास किया जाता है वो सरकारी जो भी इनके नए नए अफसर बहाल हुए थे, जो कलेक्टर थे, हालांकि वो सब कंपनी के डायरेक्टर के द्वारा बहाल होते थे, लेकिन उनको भारतीय समस्याओं से, भारतीय समाज से वाकिफ कराने का प्रयास चल रहा था। और इसी एवज में अगर देखेंगे तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा नेथनियल हैथेल की सहायता से नेथनियल हैथेल की सहायता से वारेन हेस्टिंग्स भारत के जितने भी जो धार्मिक परंपराएं थी उनको संहिताबद्ध करने की, एक जगह सूचीबद्ध करने की कोशिश करता है और फिर हिंदू रीति रिवाजों को और हिंदुओं के जो धार्मिक कानून थे उसको एक जगह संकलित करने की कोशिश करता है। और देखेंगे कि इसी को जेंटू लॉस के रूप में एक जगह संकलित किया जाता है। दूसरा काम था कि वारेन हेस्टिंग्स का जो विचार था वो था कि हस्तक्षेप करने के बनिस्बत यहाँ के समाज के बारे में अत्यधिक सूचना प्राप्त किया जाए, उनके बारे में जाना जाए। तब वो क्या करता है कि अपने एक मित्र विलियम जोन्स को बुलाता है भारत में और विलियम जोन्स के ये विलियम जोन्स को भारत में बुलाता है और विलियम जोन्स के सहायता से यहाँ पर एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करता है। फिर चूंकि काजियों से सहायता लेने की जरूरत पड़ती थी, चूंकि पंडितों से सहायता लेने की जरूरत पड़ती थी, तो प्रारंभिक समय में यह कलकत्ता मदरसा की स्थापना करवाता है। कलकत्ता में एक मदरसा, कलकत्ता मदरसा की स्थापना होता है। और फिर देखेंगे कि बनारस में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना करवाता है जोनाथन डंकन के प्रयास से। तो 1781, ये सब कुछ फैक्चुअल टर्म है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। 1781 में ये कलकत्ता मदरसा की स्थापना करवाता है। फिर 1784 में विलियम जोन्स जो उसके मित्र थे उसकी सहायता से एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करवाता है। एशियाटिक सोसाइटी की जैसे ही स्थापना होती है उसके बाद ये एशियाटिक सोसाइटी भारतीय जो धार्मिक ग्रंथ थे, भारतीय जो भी स्मृतियां थी, इन सब का अनुवाद करने की शुरुआत करता है। इन सब से वेस्ट को परिचित कराने की कोशिश इसके द्वारा की जाती है, एशियाटिक सोसाइटी के द्वारा की जाती है। इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, जैसे भागवत गीता था, हितोपदेश था, ये विल्किंस के द्वारा इसका इंग्लिश में अनुवाद किया जाता है। इसी तरह विज्ञान शाकुंतलम गीत गोविंद का विलियम जोन्स के द्वारा इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया जाता है। डंकन के द्वारा 1791 में हमने अभी अभी आपके साथ चर्चा की
बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाती है। तो इनका जो अप्रोच था, ये अप्रोच था भारतीय विद्या को सीखने का, भारतीय समाज को समझने का। और प्रारंभिक अप्रोच अगर आप देखेंगे गवर्नर का, जो भी, चाहे वारेन हेस्टिंग्स हो चाहे उसके आगे के गवर्नर हो, इन सब का प्राइमरी अप्रोच था कि यहाँ के समाज के बारे में मैक्सिमम जानकारी ले सके, यहाँ पर शासन करने की पद्धति, यहाँ के समाज की जानकारी लिए बगैर ये नहीं कर सकते थे, या समाज के जो वर्ग, जो समूह को अपने सपोर्ट में लाना है उसके विषय में जानकारी इनके पास अवेलेबल नहीं हुआ करती थी। तो उन सबको एक साथ लेकर के चलने के क्रम में ये नए नए प्रयोग कर रहे थे। चाहे वो कलकत्ता मदरसा की स्थापना हो, चाहे वो संस्कृत कॉलेज की स्थापना हो, चाहे एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हो। लेकिन इन सब के साथ क्या होता है कि जो ब्रिटिश अधिकारी थे या जो ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए थे, चाहे वो एशियाटिक सोसाइटी के माध्यम से आए हुए हों, चाहे यहाँ पर वो शासन करने के लिए कलेक्टर के रूप में अपॉइंट होकर आए हुए हों, वो यहाँ के समाज तक अपनी पहुँच बनाते हैं। यहाँ के सामाजिक आचार विचार, सामाजिक कस्टम, यूसेज जो भी प्रचलन में थे, जो भी वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स यहाँ पर प्रचलन में थे, उन सब के विषय में जानकारी इकट्ठा करना इनका प्राइमरी उद्देश्य था। इस समय अगर देखेंगे तो जो सामाजिक बुराइयां भारत में प्रचलन में थी, वो मुख्य रूप से 3 बुराइयां भारत में सबसे ज्यादा प्रचलन में थी। एक था शिशु हत्या, इन्फेंटिसाइड, दूसरा था सती प्रथा, और तीसरा था दास प्रथा। तो अगर हम बाल हत्या की बात करें तो बाल हत्या मुख्य रूप से महिला शिशुओं की, लड़कियों की हत्या की जाती थी। और यह जाटों में, राजपूतों में, मेवात के क्षेत्र में और बनारस के आसपास के क्षेत्रों में, यहाँ पर जहाँ पर संभ्रांत लोग निवास कर रहे थे, उन सब क्षेत्रों में, राजपूताना में ये सबसे ज्यादा प्रचलन में था, जहां लड़कियों को जन्म लेते ही या तो भूखा रख करके या जहर खिला करके किसी न किसी प्रकार से मार दिया जाता था। देखेंगे कि जहां अभी भी जिस इलाके में, हरियाणा का जो मेवात का इलाका है या हरियाणा का पूरा जो जाटों का इलाका है, वहां पर खाप पंचायत बहुत ज्यादा उग्र होती है लड़कियों के मामले में, विशेष रूप से जब कभी इंटरकास्ट मैरिज किया जाता है। तो इन सब में वहां का जो समाज है वो थोड़ा ज्यादा ही एग्रेसिव है। ये एग्रेसिवनेस पहले भी बरकरार था और बच्चे को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता था। दूसरा चीज अगर आप देखेंगे, आज भी हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ सेक्स रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो बहुत कम आपको मिलेगा। खैर, तो हमारे चर्चा का वो विषय नहीं है। सबसे पहला इस शिशु हत्या के संदर्भ में सबसे पहला प्रयास जो किया जाता है, ये जोनाथन डंकन के द्वारा किया जाता है। जिस जोनाथन डंकन के प्रयास से बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी, उसी के द्वारा सबसे पहले प्रयास किया जाता है। और प्रारंभिक प्रयास इन लोगों का कभी भी नहीं रहा कि हम बाय फोर्स कोई काम करने जाएं, तो ये लोग समझाने बुझाने का काम करते हैं। तो जोनाथन डंकन के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा था, वहां पर केवल लोगों को समझाने बुझाने का, स्थानीय लोगों को केवल समझाने की कोशिश की जा रही थी कि यह प्रथा जो है वो किसी भी प्रकार से आपके अनुकूल नहीं है, यह प्रथा धर्म सम्मत नहीं है, शास्त्र सम्मत नहीं है, तो आप इस प्रथा को छोड़ें, आप इस प्रथा को त्यागें। लेकिन इस दिशा में सबसे ज्यादा प्रयास जो किया गया था वो विलियम कैरे के द्वारा किया गया था। दूसरा महत्वपूर्ण जो इसमें योगदान जिसका रहा वो विलियम कैरे का। यह एक मिशनरी थे जो डेनमार्क का जो बस्ती बसा हुआ था भारत में, श्री रामपुर में, उससे जुड़े हुए थे। और विलियम कैरे के द्वारा इस प्रथा की समाप्ति के लिए, शिशु हत्या की समाप्ति के लिए जोरदार अभियान चलाया गया। इन्होंने भारतीय धर्मशास्त्रों को पढ़ा और लोगों को इससे परिचित कराया कि कहीं भी किसी भी तरह से यह शास्त्र सम्मत नहीं है, यह धर्म सम्मत नहीं है। और फिर 1802 में, 1802 में इस पर प्रतिबंध लगाया गया। 1802 में बाल हत्या पर प्रतिबंध लगाया गया। दूसरा महत्वपूर्ण हस्तक्षेप जो ब्रिटिश सरकार का हुआ वो सती प्रथा के प्रति हुआ। अब यहां पर देखेंगे कि शिशु हत्या के सेंस में भारत की तरफ से कोई आंदोलन नहीं शुरू हुआ था।
शिशु हत्या के लिए भारतीयों की तरफ से कोई डिमांड नहीं की गई थी। यहां पर जो कुछ भी प्रयास किया गया वो ब्रिटिश मिशनरी, जो यूरोपियन मिशनरी थे उनके द्वारा और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा। लेकिन सती प्रथा के सेंस में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फीचर है, यहाँ पर जो तरीका है ये थोड़ा अलग है। शुरुआत इसको रोकने के संदर्भ में अगर देखेंगे तो 1795 से ही प्रयास करना शुरू कर दिया गया था। कॉलब्रुक सबसे पहले इस क्षेत्र में प्रयास करते हैं जब वो शाहाबाद के कलेक्टर हुआ करते थे। जब शाहाबाद के कलेक्टर थे तो उस क्रम में उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। सती प्रथा को नहीं, जहां कहीं भी सती की घटनाएं होती थी उसको उन्होंने फोर्सली रोक दिया था। लेकिन इस समय कॉलब्रुक जब कलेक्टर थे शाहाबाद के, तो वहां पर फोर्सली इन्होंने रोका था। लेकिन इसी समय जो उस समय के बंगाल के गवर्नर थे कॉर्नवालिस के द्वारा कॉलब्रुक को यह संदेश भेजा गया कि इसको रोकने के लिए किसी भी प्रकार का फोर्स का यूज नहीं किया जा सकता है, दमनात्मक तरीका नहीं अपनाना चाहिए। कलेक्टर को दमनात्मक तरीका अपनाने के बनिस्बत लोगों को समझा बुझा के इस तरीका को रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो प्रारंभिक समय में अगर हम देखेंगे तो प्रारंभिक समय में सती प्रथा के प्रति या सती प्रथा को फोर्सफुल्ली रोकने का उनका कोई विचार नहीं था। वो इसको फोर्सली नहीं रोकना चाहते थे जिस प्रकार से शिशु हत्या को रोका गया था। 1813 में जाकर के वो भी काफी हिचकिचाहट के साथ 1813 में जाकर के काफी हिचकिचाहट के साथ ऐसा एक अधिसूचना जारी किया गया कि 16 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं को सती नहीं होने दिया जाए। 1833 में जाकर के बहुत हिचकिचाहट के साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो 16 वर्ष से कम उम्र की विधवाओं को एक और दूसरा कि वैसी विधवा जिसके 3 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको सती होने से रोका जाए। इन दोनों कैटेगरी की में जो भी विडोज शामिल होंगी उनको सती होने से रोका जाए। लेकिन 1818 से 1813 में यह प्रयास किया गया और इसके बाद देखेंगे कि अब इस प्रथा में भारतीयों के द्वारा हस्तक्षेप करने की डिमांड शुरू हो जाती है। अब इसके द्वारा यहाँ पर भारतीयों के हस्तक्षेप की डिमांड की शुरुआत होती है और 1818 में राममोहन राय के द्वारा, राजा राममोहन राय के द्वारा एक ज्ञापन सौंपा जाता है, एक मेमोरेंडम सरकार को दिया जाता है, एक मेमोरेंडम बंगाल के गवर्नर को दिया जाता है और उनसे यह डिमांड की जाती है कि आप सती प्रथा में फोर्सफुल्ली एंट्री करें, इंटरवेन करें यहाँ पर और सती प्रथा को फोर्सफुल्ली रोकने की कोशिश करें, रोकने का प्रयास करें। यह पहला डिमांड राममोहन राय के द्वारा किया जाता है। और फिर राममोहन राय यहीं तक नहीं रुकते हैं, वो अपना अखबार जो था उनका संवाद कौमुदी, वो अपने अखबार संवाद कौमुदी के माध्यम से इसके लिए एक मुहिम की शुरुआत कर देते हैं। संवाद कौमुदी के माध्यम से यह एक मुहिम के रूप में सती प्रथा के अंत की शुरुआत करते हैं, सती प्रथा के एबोलिशन के लिए वो प्रयास करते हैं। और फिर 1829 में इस प्रथा को लॉर्ड विलियम बेंटिक जब गवर्नर बनते हैं तब उनके द्वारा इस प्रथा को, इस कुरीति को खत्म किया जाता है। तो 1929 में जाकर के फोर्सफुल्ली इस प्रथा को बंद कर दिया जाता है।
एक प्रश्न है। आप लोग जहाँ पर रहते हैं, जिस क्लास में रहते हैं, उस क्लास से इरिलीवेंट होकर के दूसरे चीज़ की आसार करते हैं। करंट के क्लास के बारे में मैं पहले से ही जो भी इस बैच से जुड़े हुए बच्चे उनको मैं बतला चुका हूँ कि करंट का क्लास जब भी आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा, उस एग्ज़ाम के जो मंथ होंगे उसके फर्स्ट वीक में आपको करवाया जाएगा। तो करंट का क्लास जब भी होगा आपका, अब चूंकि 30 अप्रैल को एग्ज़ाम होना है, तो 30 अप्रैल को होना है, तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में या 1 अप्रैल से लेकर के 10 अप्रैल तक के बीच में करंट की क्लास करवाई जाएगी। उसके पहले या उसके बीच में कभी भी अभी करंट का क्लास आपके पास अवेलेबल नहीं होगा। तो ये तो पहले से ही हम बतला चुके हैं आपको। थर्ड जो प्रथा थी, जो कुरीतियां थी, वो सालवरी की कुरीतियां थी, दास प्रथा की कुरीतियां थी। इसको रोकने के लिए भी प्रयास चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार का डिमांड नहीं किया गया था। 1843 में सरकार खुद ब खुद यहाँ इंटरवेन करती है और सरकार खुद ब खुद 1843 में जाकर के इस प्रथा का अंत करती है, इसको रोक देती है। तो हम देखें, दो तरह से काम किया जा रहा था। एक फोर्सफुल इंटरवेंशन किया जा रहा था और दूसरा भारतीय समाज को समझने की कोशिश की जा रही थी। इसी दौरान अगर आप देखेंगे तो 1800 में फोर्ट विलियम में कॉलेज की स्थापना की गई थी। फोर्ट विलियम में जिस कॉलेज की स्थापना की गई थी, लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा कि फोर्ट विलियम कॉलेज मुख्य रूप से वेलेस्ली के द्वारा भारतीयों को, जो भी यूरोपियन अधिकारी भारत में आ रहे थे, उनको ट्रेनिंग देने के लिए, भारतीय भाषाओं की और भारतीय समाज की ट्रेनिंग देने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। लेकिन जल्द ही 2 ही वर्ष के बाद इसको 1802 में बंद कर दिया गया और उसके बदले हार्टफोर्ड में और फिर हेलिसबेरी में कॉलेज की स्थापना की गई। लास्ट क्लास में हमने आपके साथ डिस्कस किया था। अब जब 1802 के बाद से इसको बंद कर दिया गया, तब कॉलेज पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। तब क्या हुआ कि ये ऑफिशियलों को, जो भी यूरोपियन ऑफिसर आ रहे थे, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था यहाँ पर खत्म हो गई। वहाँ पर उनको ट्रेनिंग यहाँ नहीं उपलब्ध करवाई जा रही थी, उनको भारतीय भाषाओं का ज्ञान देने का यहाँ से शुरुआत हुआ। और इस दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो फोर्ट विलियम कॉलेज की भूमिका हिंदी भाषा के डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण भूमिका उभर के सामने आती है। और आज जो आप आधुनिक हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उसके डेवलपमेंट में इस कॉलेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इस प्रकार से प्रारंभिक समय में अगर हम देखेंगे तो इनका जो अप्रोच था, वो अप्रोच 2 तरीके, ओरिएंटल अप्रोच था, प्राच्यवादी अप्रोच था। जहां कहीं भी इंटरवेन करना होता था वो हिचकिचाहट के साथ किन प्रकार इंटरवेन कर रहे थे। केवल सती प्रथा के सेंस में अगर देखेंगे या बाल हत्या के सेंस में देखेंगे, यहाँ पर इन लोगों ने फोर्सफुली इंटरवेन करने की कोशिश की। शिक्षा के क्षेत्र में जहां तक मान के चलेंगे हम, तो शिक्षा के क्षेत्र में ये लोग 2 विचार को लेकर के चल रहे थे। कुछ लोग जो थे वो ओरिएंटलिस्ट विचारधारा के लोग थे, वो प्राच्यवादी शिक्षा को महत्व दे रहे थे। मीन्स कि भारतीयों को भारतीय भाषा में और भारत में जो बातें चल रही है उसकी शिक्षा दी जाए। और दूसरा जो ग्रुप था वो वेस्टर्न एजुकेशन को महत्व देने वाला ग्रुप था, जो मानता था कि नहीं, भारतीयों को वेस्टर्न एजुकेशन दिया जाए। तो इसके लिए एक विवाद की शुरुआत होती है, ओरिएंटलिस्ट वर्सेस वेस्टर्न एजुकेशन को लेकर के एक दोनों के बीच में एक विवाद की शुरुआत होती है। और यह विवाद मुख्य रूप से 1813 का जो चार्टर आता है, उस चार्टर के बाद से यह विवाद महत्वपूर्ण बन जाता है। यह विवाद सबके लिए चर्चा का विषय बन जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि 2 तरीके के जो लोग थे भारत में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा का माध्यम क्या हो, शिक्षा को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए। तो देखिए, इस समय एक तो यूरोपियन मिशनरी भारत में आ रहे थे। उनका प्राइमरी एम जो था, देखेंगे कि हम लोग जब पोर्चुगीज के बारे में डिस्कस किए थे तो वहाँ हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, पुर्तगालियों ने भारत का जब खोज किया तो उस विषय में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि वहाँ पर मिशनरी उनको कहती है कि आप अफ्रीका से पूरब की ओर जो भी क्षेत्र खोजोगे वो आपका हो जाएगा। तो इस तरह मिशनरियों का एक, जो भी ईसाई मिशनरी थे, उनका एक ध्येय था कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों तक ईसाई धर्म को पहुंचा सके। तो वो इस ध्येय को लेकर के आगे बढ़ रहे थे।
लेकिन 1813 से पहले देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भी रोका गया था, ईसाई मिशनरियों को एंट्री भारत में नहीं दी गई थी। अभी अभी हमने देखा कि हेस्टिंग्स और उसके समर्थक जितने भी थे वो ओरिएंटलिस्ट थे, जो प्राच्यवादी समूह के लोग थे, जिनका मानना था कि संस्कृत और फारसी के अध्ययन किया जाना जरूरी है और संस्कृत और फारसी का अध्ययन करके ही भारतीय संस्कृति को बेहतर तरीका से समझा जा सकता है, भारतीय समाज को समझा जा सकता है और तब भारत में कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जा सकता है। इसी बीच में 1813 का चार्टर एक्ट आता है। तो हम लोग पूरा 1813 के चार्टर एक्ट को आपके साथ नहीं डिस्कस करने जा रहे हैं, हम 1813 के चार्टर एक्ट के उस हिस्से को केवल डिस्कस करने जा रहे हैं जिसने भारत के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया। 1813 के चार्टर के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम भारत में किए गए। इस चार्टर के द्वारा दो महत्वपूर्ण काम भारत में किए गए। पहला काम जो किया गया वो था ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति दे दी गई। अभी तक हम लोग एकाधिकारवाद को लेकर के 1813 के चार्टर को देख रहे थे। अब हम देखेंगे कि ईसाई मिशनरियों को भारत में आगमन की अनुमति दे दी गई। दूसरा काम क्या किया गया कि 1 लाख रुपए का आवंटन किया गया। किस चीज के लिए? एक लाख रुपए का आवंटन किस चीज के लिए किया गया? दो काम के लिए। 1 लाख रुपए की राशि का आवंटन दो काम के लिए भारत में किया गया। पहला कि भारत के शिक्षित देशवासियों को प्रोत्साहन दिया जाए, भारत के शिक्षित देशवासियों को प्रोत्साहन दिया जाए और दूसरा, पहला हो गया कि भारत के शिक्षित देशवासियों को प्रोत्साहन दिया जाए और दूसरा था कि विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। विज्ञान के ज्ञान को बढ़ावा दिया जाए। इन 1830 इस प्रकार की व्यवस्था की गई और यह इस प्रकार की व्यवस्था इसलिए महत्वपूर्ण बन जाती है क्योंकि इस समय तक इंग्लैंड में भी शिक्षा का दायित्व सरकार ने अपने ऊपर नहीं लिया था, जबकि भारत में कंपनी के ऊपर, क्योंकि यह चार्टर ब्रिटेन की सरकार के द्वारा दिया गया था। चार्टर जब कभी भी दिया जा रहा था वो आज्ञा पत्र था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को दे रही थी। अब देखेंगे कि एक तो कि उसके व्यापारिक एकाधिकार को खत्म किया गया था, दूसरा उसके ऊपर दायित्व डाला गया था कि वो 1 लाख रुपया खर्च करेगी। किस चीज के लिए? तो भारत में शिक्षित देशवासियों को प्रोत्साहन देने के लिए और दूसरा विज्ञान के ज्ञान को बढ़ाने के लिए। जबकि इस समय तक इंग्लैंड में भी शिक्षा के प्रोत्साहन के लिए सार्वजनिक धर्म का कोई भी प्रमाण इस समय तक नहीं मिलता है। तो भारत के ही सेंस में ऐसा क्यों किया गया था? अगर आप इसके पीछे के मंशा को समझेंगे कि भारत में ही आखिर इस प्रकार का प्रयोग क्यों किया गया, या इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि ब्रिटेन की जो संसद थी वो भारतीयों के प्रति बहुत उदार हो गई थी, या ब्रिटेन का कुछ इंटरेस्ट, इसके पीछे कुछ हिडन इंटरेस्ट रहा होगा। अगर इस चीज को हम देखेंगे, इसके कारण को अगर हम समझेंगे, आखिर किस कारण से ब्रिटिश सरकार इस समय प्रेरित होती है, तो देखेंगे ब्रिटिश सरकार पर दबाव बनाने वाले बहुत से कारक उस समय थे। फिर भी हम हमेशा किसी भी पॉलिसी को अगर आप देखेंगे, चाहे चूंकि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, सरकार का अंग बनने जा रहे हैं, तो कोई भी सरकार नीति बनाती है, कोई भी पॉलिसी बनाती है, तो उसके पीछे बहुत सारे सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारे उसके एजेंडा होते हैं। उन सब एजेंडा से
गुजरते हुए जाकर के वो कोई पॉलिसी लेकर के सामने आती है। तो जब ये पॉलिसी लेकर के 1813 के चार्टर में जब ये पॉलिसी है, तो जरूर इसके पीछे न कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, कुछ लोगों का यहाँ दबाव रहा होगा, जिस दबाव ने एकाधिकार, कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करवाया, उसके साथ साथ उसके लिए 1 लाख रुपए का उसके ऊपर बर्डन डाला भारत के लोगों को शिक्षित बनाने के लिए। तो क्या क्या वो समस्याएं रही होंगी। तो फिर एक बार हम लोग उस समय उन पर दबाव बनाने वाले जो ग्रुप थे, जिन विचारधारा से वो संचालित हो रहे थे सरकार उस समय की, उस पर थोड़ा सा हम लोग एक बार नजर डालेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जैसे इस समय ब्रिटिश सरकार पर अगर इसके कारण को हम अगर देख लें, कारण के संदर्भ में देखें कि आखिर इस प्रकार का पॉलिसी लेकर के वो क्यों आती है, शिक्षा के डेवलपमेंट की पॉलिसी लेकर के क्यों आती है। अगर उसको यही पता होता, उसके फाउंडर को, जो भी इस पॉलिसी को लेकर के आए थे, उनको अगर यह पता होता कि इस शिक्षा के माध्यम से हमारे भारत में एक ऐसा ग्रुप तैयार होगा जो इसी के माध्यम से, शिक्षा और ब्रिटिश व्यवस्था के माध्यम से ही ब्रिटिश सरकार का विरोध करना शुरू करेगा, तो कदाचित वो इस प्रकार का कोई प्रपोजल लेकर के नहीं आते। क्यों? क्योंकि साम्राज्य अक्षुण्ण बना रहता, अभी तक भारत का शोषण किया जा सकता था। लेकिन उस समय आखिर क्या ऐसी बातें हुई। तो सबसे पहला अगर दबाव समूह को देखेंगे तो वो समूह मिशनरियों का समूह था। देखिए, चूंकि हम लोग जिस समय मैराथन क्लास में इस चीज को डिस्कस कर रहे थे, तो हम लोग उतना डिटेल में नहीं गए थे। अब आपके पास चूंकि हम लोग फाउंडेशन बैच में इसको डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास पूरा टाइम है, हम इसको आराम से डिस्कस कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो काम था, सबसे पहला जो दबाव समूह थे, वो मिशनरी थे। ईसाई मिशनरी थे। इनका मानना था कि भारत में हम जाएंगे, भारत में धर्म परिवर्तन का रास्ता इनके लिए खुल जाएगा। धर्म परिवर्तन का रास्ता खुलेगा, अर्थात धर्म परिवर्तन का रास्ता खुलेगा, अर्थात बगैर किसी हील हुज्जत के इनको अपने धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति मिल जाएगी। एक बड़ी जनसंख्या आराम से ईसाइयत को कबूल कर लेगी और फिर वो ब्रिटिश प्रजा के रूप में ही बने रहना स्वीकृत करेगी, ब्रिटिश प्रजा के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेगी और जो कंपनी का जो शासन है, ये शासन शाश्वत तरीका से चलता रहेगा। दूसरा ग्रुप यूटिलिटेरियनों का था, जो बेंथमवादी थे, जिसके अंतर्गत मिल थे। हमने इसकी आपके साथ चर्चा की थी। बेंथम, जेम्स मिल, जेम्स स्टुअर्ट मिल, रिकार्डो जैसे विद्वान थे जो यूटिलिटेरियन थॉट को लेकर के चल रहे थे। इनका मानना था कि अगर एजुकेशन यहाँ पर दिया गया, वेस्टर्न एजुकेशन भारतीयों को दिया गया, भारतीयों के शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए अगर 1 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाती है, तो यह ब्रिटेन के साम्राज्य के अंतिम लक्ष्य को, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतिम लक्ष्य अर्थात भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत लाने के लिए बहुत ही अच्छा प्रयास होगा और भारतीय इस वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षित होकर के ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति आभार अपना व्यक्त करेंगे और उसके समर्थक बने रहेंगे। तीसरा ग्रुप जो था वो प्रशासकों का ग्रुप था। एक तो उपयोगितावादी का हो गया, ये साम्राज्यिक लक्ष्य की पूर्ति चाहते थे। तीसरा जो ग्रुप था वो प्रशासकों का ग्रुप था। प्रशासन में कठिनाई आ रही थी। अब कंपनी पूरे भारत में विस्तृत हो चुकी थी। 1813 तक आते आते देखेंगे कि कंपनी भारत के मैक्सिमम हिस्से तक विस्तृत हो चुकी थी। अब वहाँ का जो रोजमर्रा का काम चल रहा था, जो प्रशासन का काम चल रहा था, उस प्रशासन के काम में अगर ये यूरोप से ऑफिसर को बुलाते और यूरोप से लोगों को यहाँ पर लाते तो उनके लिए ज़्यादा पे करना पड़ रहा था। और भारत में कम पेमेंट पर, भारत में कम भुगतान पर ही वैसे लोग अवेलेबल थे। लेकिन वैसे लोगों के लिए इनको ज़रूरत क्या थी कि वो वेस्टर्न एजुकेटेड हो, पश्चिमी शिक्षा से परिचित हो, जिनको अंग्रेजी आती हो।
तो वैसे लोगों की इनको जरूरत थी जिनको अंग्रेजी आती हो, जो इनके प्रशासन में इनका सहयोग करें और उसके बदले इनको पेमेंट भी कम करना पड़े। दो आवश्यकता थी, एक तो कि बड़ी संख्या में इनको काम करने वालों की जरूरत थी, बड़ी संख्या में क्लर्क की, बड़ी संख्या में ऑफिस में काम करने वाले जो लोग होंगे उनकी जरूरत थी, और दूसरा क्या था कि उनको कम पेमेंट करना पड़े। क्यों? क्योंकि कोई भी यूरोपियन अगर यहां पर आएंगे तो उनको ज्यादा पेमेंट करना पड़ता। तो प्रशासनिक आवश्यकता अगर आप देखेंगे तो यहां पर था लोगों की जरूरत, सहायक मान के चलिए, ऑफिस कार्य में जो सहायक होते हैं उन लोगों की जरूरत थी, और दूसरा कि इनको कम भुगतान करने की भी जरूरत। कम भुगतान पर इनको अधिक लोगों की जरूरत थी। चौथा विचार था कि कंपनी का जो तरीका था, कंपनी का जो शासन करने का तरीका था वो भाई कठोर तरीका था। इस कठोरता के कारण समाज के कुछ वर्गों को यह अपनी ओर आकृष्ट करना चाहता था। तो औपनिवेशिक शासन के कुछ वर्ग जो वेस्टर्न एजुकेशन से शिक्षित होंगे, उनका साम्राज्य के प्रति निष्ठा उनमें जागृत होगा, जस्ट लाइक अप्रोच ऑफ ओरिएंटल यूटिलिटेरियन। जो उपयोगितावादी थे उन्हीं की तरह का अप्रोच था कि इससे साम्राज्य के प्रति लोगों में निष्ठा पैदा लेगी, साम्राज्य के प्रति लोग आभार से ग्रस्त होंगे, फिर समाज के प्रति आभार व्यक्त करेंगे और साम्राज्य के समर्थक बन जाएंगे। तो ये विचारधारा काम कर रही थी भारत में वेस्टर्न एजुकेशन को विकसित करने के लिए। तो आप अगर कभी भी समझेंगे, कभी भी इस बात को लेकर के चलेंगे कि यहाँ पढ़ते होंगे कि 1813 में 1 लाख रुपया का व्यवस्था किया गया, तो 1 लाख रुपए की जो व्यवस्था की गई उसके पीछे जो इनका हिडन एजेंडा था, वो हिडन एजेंडा इन्हीं सब परिस्थितियों को लेकर के, इन्हीं सब परिस्थितियों ने 1 लाख रुपए के आवंटन को बाय फोर्स किया था, इनको प्रेरित किया था 1 लाख रुपए के आवंटन को। अब हम देखेंगे कि आखिर वो कौन सा ग्रुप था, या इसके द्वारा जो शिक्षा यहां पर अवेलेबल करवाया गया। मैकॉले के मिनट्स से पहले हम लोग ये देखेंगे कि आखिर एक मिनट, तो ये हम लोग देख लीजिए। अब हम लोग आते हैं कि इसी कारण से यहाँ पर दो विवाद उभर के सामने आए। एक ओरिएंटलिस्ट जो थे वो प्राच्य विद्या के समर्थक थे, भारतीय भाषाओं में भारत में शिक्षा देने की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ वेस्टर्न एजुकेशन के लोग थे, वेस्टर्न एजुकेशन के समर्थक लोग थे। वेस्टर्न एजुकेशन को प्रश्रय देने वाले या उसको प्रश्रय देने का डिमांड करने वाले लोग थे। 1833 में विधि सदस्य के रूप में नियुक्त होकर के मैकॉले भारत आता है। तो वेंटिक के द्वारा मैकॉले को, चूंकि मैकॉले गवर्नर के एजुकेटिव काउंसिल का मेंबर था, हालांकि उसको वोटिंग राइट नहीं थे, लेकिन मैकॉले को यह अधिकार सौंप